आपके सामने उसका एक विश्लेषण लेकर आए, ये बताने का प्रयास करें कि इस बजट में आपके लिए क्या है, किस तरह से इस बजट को देखने की आवश्यकता है और इसके डायरेक्ट असर क्या हैं। क्यों अल्टीमेटली बजट के आते ही राजनीतिक दल सरकार के खिलाफ सक्रिय हो जाते हैं, क्यों सरकार के लोग बजट के अंदर तारीफ में उतर आते हैं, आप और हम मध्यम वर्गीय कहां खड़े पाते हैं, ये सारी बातें आज के सेशन में करेंगे। लेकिन उससे पहले बजट जैसे जो भारी भरकम स्टेटमेंट्स हैं, इन्हें समझने के लिए कुछ आसान शब्दों से हम बजट को समझते भी चलेंगे। अदरवाइज कल का जब सुबह आप अखबार खोलते हैं उसमें केवल एक ही लिस्ट अपने काम की पाते हैं जिसमें यह लिखा हो कि आपके लिए सस्ता क्या हुआ और महंगा क्या हुआ। लेकिन देश के लिए बजट के अंदर क्या रहा, देश इसे अपने साथ कैसे जोड़कर देखे, क्या हम वाकई में कर्ज में जा रहे हैं, क्या देश के लिए ब्याज भुगतान बड़ी चुनौती बन गया है, क्या देश के ऊपर कर्ज इतना बढ़ गया है कि उसकी आधी से अधिक जीडीपी केवल कर्ज तले दबी है। ये सारी बातें समझने के लिए बजट डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखना जरूरी होता है। इसी क्रम में आज के सेशन में हम बजट को विस्तार से देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि बजट क्या है। लेकिन शुरुआत हर समय की तरह कुछ बेसिक बातों से। सबसे पहले निर्मला सीतारमण जी की चर्चा, देश की वित्त मंत्री जिन्होंने नवीं बार देश के अंदर बजट पेश किया है। बजट जब 2026 रहा तो इसके कुछ मेजर हाइलाइट्स जैसे इनकम टैक्स को लेकर के क्या रहा, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के कुछ बयान रहे, रेलवे को लेकर के कुछ खास बातें रही और सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस को लेकर बातें रही। अगर मैं टर्म में बात करूं तो डिफेंस का बजट सीधा सीधा 15% बढ़ा दिया गया, रेलवे को लेकर के नए कॉरिडोर्स की घोषणा कर दी गई, रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए प्रॉपर तरीके से कॉरिडोर बनाने की बात सी हो गई है, इनकम टैक्स के अंदर भी रिटर्न फाइल करने को लेकर दिनों को बढ़ा दिया गया है। इन सब चीजों से दाएं बाएं किसी ना किसी इनडायरेक्ट तरीके से आप और हम प्रभावित होते हैं। इसी वजह से हेडलाइंस भी बनती हैं, लेकिन हेडलाइंस में सबसे बड़ी चर्चा बनती है बाजार की। बाजार की बात क्यों होती है? क्योंकि आज रविवार का दिन था। सामान्यतया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बंद रहते हैं, लेकिन बजट के खास दिन बजट का असर जानने के लिए बाजार खुल जाते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जहां पर शेयर की खरीद फरोख्त होती है, वहां पर एक प्रकार का रिएक्शन नोटिस किया जाता है कि बजट को लेकर बाजार ने क्या फील किया, जो ट्रेड करते हैं उन लोगों ने क्या महसूस किया। तो बाजार में बजट का असर जैसे ही लैंड हुआ, बाजार धड़ाम से नीचे आ गया। तो क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि सरकार ने ट्रेडर्स के खिलाफ कोई योजना बना दी है, या कंपनियों पर टैक्सेशन बढ़ा दिया है, या देश की अर्थव्यवस्था पर कोई बहुत बड़ा डर आने वाला है? ये सारी बातें स्वाभाविक रूप से इस बाजार के सेंटीमेंट से निकलकर आती हैं। बाजार में जब भी बातें होती हैं तो बाजार की बातों में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि यार बाजार ही वो सबसे समझदार और सबसे तीव्र रिएक्ट करने वाली चीज होती है जो बजट पर तुरंत सोच करके रिएक्ट करता है कि ये तो फायदे की चीज है। जैसे अगर देश की सरकार ने कस्टम ड्यूटीज के अंदर कुछ कमी की होती, या टैक्स स्लैब के अंदर बढ़ोतरी की होती, या टैक्स राहत की घोषणा की होती, तो कुछ सकारात्मक रूप से आपको तुरंत दिखाई देने लगता, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स के अंदर आय बढ़ाने जैसा होता और लोग तुरंत खरीदारी करने निकलते। लेकिन अगर बाजार में सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं दी गई तो लोगों को लगता है छोड़ो यार, कुछ मतलब नहीं है, इतने दिन से इंतजार करके बैठे थे, और परिणाम आपके सामने बाजार गिरने का एक ही दिन के अंदर बनकर आता है। खैर, कुल मिलाकर जब भी हम बजट के बारे में बात करते हैं तो एक बेसिक बात शुरुआत में समझ लेते हैं ताकि हम इसको लेकर आगे बढ़ सकें। पहली बात ये, बजट होता क्या है? बजट को सिंपल रूप से अगर कहा जाए तो साल 2026-27 में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक सरकार जो इस देश के लिए खर्च करना चाहती है और इस देश से जो निकालना चाहती है, अर्थात कमाई के रूप में जो पैसा निकालना चाहती है, चाहे टैक्सेशन से निकाले, चाहे फिर वो कैपिटल बेचकर निकाले, यानी कि अपनी तरफ से कुछ ऐसी वस्तुओं को बेच दे, डिसइन्वेस्टमेंट कर दे। बजट में आय और खर्च का ब्यौरा होता है, यानी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक जो भी खर्च होंगे या जो आय होंगी उनकी घोषणा यहां होती है। लोकसभा में इस कार्यक्रम को इसलिए रखा जाता है क्योंकि बहुमत की सरकार लोकसभा में संचित निधि से, जो भारत के संविधान के अंदर संचित निधि है जहां आप और हमारा टैक्स जाकर जमा होता है, वहां से खर्च करने की इजाजत लोकसभा से मांगती है। तो बजट भाषण असल मायने में बजट के वित्त मंत्री के माध्यम से देश से इजाजत मांगने का होता है कि क्या मैं आपका जो पैसा संचित करके रख रही हूं या रख रहे हैं उसे हम निकाल सकते हैं। इस परमिशन को यहां से आगे ग्रांट किया जाएगा, इसकी पूरी प्रक्रिया होती है। आज बजट भाषण हो चुका है, इसके बाद में इसके ऊपर बहस होंगी, ग्रांट्स होंगे, अनुदान होगी, चर्चाएं होंगी, कमेटी स्तर की बातें होंगी, सारी प्रक्रियाएं होंगी जिन्हें मैं एक एक करके आप लोगों तक बताऊंगा। लेकिन हम और आप जब भी बजट बनाएं, सरकार भी जब बजट बनाती है तो स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देती है। और ऐसे में अगर आप अपना स्वास्थ्य का बजट, क्योंकि देश के बजट से आपको यह पता चलना चाहिए कि जब देश का स्वास्थ्य ध्यान रखा जाए तो आपको भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए
बढ़ना चाहिए। इसी क्रम में मैं आपको आज के दिन ये अवश्य ही कम दामों पर पाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज से 2 दिन पहले अपनी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर मैंने आपके सामने आर्थिक सर्वेक्षण 2026 की बात की थी। आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है? पिछले साल जो भी सरकार का बजट था उससे सरकार के अनुभव क्या रहे, उनके एक डॉक्यूमेंट जारी की जाती है। उस पर भी हमने आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत किया था, नहीं देखा हो तो उसे भी देखिएगा। और सरकार की अपेक्षाएं जो भविष्य से लेकर हैं उनकी जिक्र की जाती है। आर्थिक सर्वेक्षण के बाद अब बात अगर बजट की जाए तो बजट शुरुआती शब्द है एक बैग से, कि जहां सरकार अपना ब्यौरा लेकर किसी बैग में चलकर आती है, बॉगेट शब्द से निकलकर आता है। पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कि देश का पहला बजट कौन लेकर आया, कब बजट आया, 1 फरवरी से कब बजट आना शुरू हुआ, ये सारी डिटेल्स हम अपनी वेबसाइट sanketinspirindia.com, अपनी पाठशाला.com, इन पर डिटेलिंग डालते हैं। अगर आपको फैक्ट्स चाहिए तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। आजकल तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, हमने कुछ ना कुछ जानकारी आपके लिए, चाहे आप इंस्टा पर हो, ट्विटर पर हो, जो आपकी सुविधा में हो, वहां पर हमने साझा की हैं। बजट जब बनता है तो सबसे बेसिक चर्चा यह होती है कि बजट कैसा था। जब हम घर के बजट की बात करते हैं, घर का बजट फायदे का था कि घाटे का था, बजट संतुलित था या बजट के अंदर किसी प्रकार की असुविधा थी, सरकार कमा रही है या खर्च कर रही है, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं। हम आपके आज के सेशन में चलते हुए बताएंगे कि इस बार का बजट भी घाटे का बजट कैसे है। घाटे का मतलब सरकार खर्च ज्यादा कर रही है, कमा कम रही है। परिणाम क्या होता है? सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज से क्या होता है? आज देश का 55% से अधिक जीडीपी का हिस्सा कर्ज में है। यानी हमारा देश चल रहा है लेकिन उसमें आधे से अधिक हमारी जीडीपी का हिस्सा कर्ज पर चल रहा है। कर्ज के चलते ब्याज भुगतान हमारी बड़ी चुनौती बना हुआ है और हमारे रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर में बड़ा रोल प्ले कर रहा है ब्याज भुगतान। सरकार का बड़ा टास्क है कि हम कैसे अपने कर्ज को कम करें, हर साल का टारगेट है। और दूसरा यह टारगेट है कि हम इस कर्ज के साथ साथ ब्याज के भुगतान को कम कैसे करते हुए लाएं, जो आपको बजट में नजर आएगा। एक बजट का टर्म आप अक्सर सुनते हैं कि यह अंतरिम बजट है या फुल बजट है। जब सरकार इलेक्शन में जा रही होती है तो जो बजट लेकर आती है तो वह अंतरिम बजट है। मई में इलेक्शन है, फरवरी में बजट लेकर आना है आपको, तो साल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का बजट लेकर आना है। लेकिन उस टाइम फ्रेम में जब आपको चुनाव से पहले तक का बजट भी लाना है तो आप उसके लिए अंतरिम बजट लेकर आते हैं। इस बार का बजट कैसा था? पूर्ण बजट था। पूर्ण बजट का मतलब क्या था कि इस बार सरकार ने जो अपना बजट प्रस्तुत किया, इस बजट में पूरे साल भर के लिए पैसे की प्लानिंग की गई है। तो एक तरह से कहिए कि प्रधानमंत्री मोदी का जो ये 3.0 वाला कार्यकाल है, इस कार्यकाल के अंदर इनका ये दूसरा पूर्ण बजट आया है। तो दूसरा पूर्ण बजट जो रहा उसके अंदर 2 प्रॉपर मद रहे जिनकी चर्चा होती है। एक शब्द होता है रेवेन्यू बजट का और दूसरा होता है यहां पर कैपिटल बजट का। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? जो चीज रिकरिंग बेसिस पर होती हो, हर बार होती हो, जैसे हर महीने आपकी तनख्वाह का आना, हर महीने ब्याज का भुगतान करना, हर महीने लोन की किस्तें चुकाना, ये सब रिकरिंग बेसिस पर होने वाले खर्च होते हैं। ऐसे ही आपकी सैलरी का आना, ब्याज का जाना, एक हुआ रिसिप्ट आने में और एक हुआ खर्च जाने में, तो यहां से रेवेन्यू शब्द निकल कर आता है। तो देश के अंदर जब सरकार हर साल टैक्स वसूलती है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट का हिस्सा होती है, लेकिन हर साल आपको भुगतान करती है तनख्वाह का तो वो एक्सपेंडिचर का हिस्सा होता है। ठीक इसी प्रकार से कैपिटल के अंदर सरकार के द्वारा कैपिटल की प्राप्ति, जैसे स्पेक्ट्रम बेच दिया, कोयले की खदान बेच दी, इनसे जो पैसा प्राप्त होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर रिसिप्ट के अंदर होता है। और जब कैपिटल प्राप्ति की बात होती है तो मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब बात होती है तो आपकी सड़कों पर, स्वास्थ्य सेवाओं पर, स्कूलों पर, रेलवे कॉरिडोर्स पर जो पैसा खर्च होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा होता है। ठीक है, तो बजट जब भी हम जानते हैं तो उसमें 2 मेजर टर्म देखकर जानते हैं कि रेवेन्यू यानी कि हर महीने होने वाला, हर साल होने वाला क्या है, और कैपिटल जो वंस अपॉन ए टाइम होने वाला है। ठीक है, इनको ही जानते हुए हम देखते हैं कि देश निर्माण में ज्यादा जरूरी क्या है। तो हम पहुंचते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना ज्यादा होता है देश के निर्माण में उतना योगदान देता है। सड़कें व्यवस्थित होंगी, स्वास्थ्य सेवाएं व्यवस्थित होंगी, है ना, पानी की व्यवस्थाएं होंगी, या देश के अंदर अंतरिक्ष में काम होगा, डिफेंस में काम, ये सब रेवेन्यू के अंदर काम आने वाले। लेकिन डिफेंस में भी हर महीने दिया जाने वाला, हर साल दिया जाने वाला खर्च डिस्कस हो रहा है, या फिर इसके रिवर्स में बात करें कि साहब रिवर्स में आप इंस्ट्रूमेंट खरीदने पर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो डिफेंस के अंदर भी 2 सेग्रीगेशन किए जा सकते हैं। एनीवे, क्या बजट के अंदर, बजट की संविधान में चर्चा है? बिल्कुल, भारत के संविधान में आर्टिकल 112 इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से चर्चित करता है। बजट शब्द कहीं पर संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ये एक बच्चों के पढ़ने लिखने की जरूरी जानकारी है जो आपको भी पता हो।
बजट के अंदर दो सत्र होते हैं साथियों। पहला सेशन जो चल रहा है वो 28 जनवरी से 13 फरवरी का है। दूसरा सेशन 9 मार्च से 2 अप्रैल का है। ये जो पहला सेशन आता है ना, जिसमें अभी आपने 1 फरवरी के दिन की बात सुनी है, जिसमें आम बजट पेश किया गया है। अब इसके बाद में अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा। अब जो भाषण हुआ राष्ट्रपति का उसके ऊपर और यहां पर ये सारे पर अब धन्यवाद प्रस्ताव चलेगा। कल हो सकता है कोई मंत्री महोदय उठ करके अपनी प्रतिक्रिया दें, विपक्ष अपनी प्रतिक्रिया दे, उस तरह की चीज होगी। फिर 5 से 13 तारीख के ऊपर बजट पर सामान्य डिस्कशन चलता रहेगा कि साहब ये काम अच्छा किया, ये काम और करना चाहिए था, इस तरह का। फिर आ जाएगी छुट्टी। ये छुट्टी मैंने पहले भी कहा है, ये छुट्टी असल मायने में बजट से राहत नहीं है। यहां पर कमेटी लेवल काम शुरू हो जाता है, यानी कि बहुत सी समितियों के बीच में बजट डिस्कस करने के लिए भेज दिया जाता है, जो अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कि साहब संचित निधि से इतना पैसा मांगा गया है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इतना पैसा मांगा गया है, क्या इसे देना चाहिए? तो हाँ भाई, स्वास्थ्य समिति क्या कहती है? आप कहेंगे साहब जब तो जीती हुई सरकार है, सब कुछ तो वही करेगी, समिति लेवल पर जाने की जरूरत ही क्या होती है? ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि अगर उसके अंदर कमेटी अपनी तरफ से कोई रिकमेंडेशन दे, ऐसी चीज पर ध्यान दिलाए सरकार का कि आप ये बेफिजूल खर्चा कर रहे हैं, हो सकता है कि आज बहुमत की सरकार रहे, उस सरकार को इस बात से फर्क ना पड़े, लेकिन इस बात का ढिंडोरा तो बाहर पीटा जा सकता है कि सरकार ने इस बजट में घालमेल किया हुआ है, नहीं होना चाहिए था। लोकतंत्र में अवेयरनेस की अपनी एक कीमत है, इसलिए समिति लेवल पर जब भी बजट होता है तो यह बहुत ही संवेदनशील चीज होती है। पूरा फाइनेंस मंत्रालय जो है ना, इस समय जब छुट्टी चल रही होती है, लिखा होता है छुट्टी है सदन की बजट सेशन के अंदर, लेकिन वो एकदम कान खड़े करके बैठे होते हैं, कुछ गलत फाइलिंग तो हम लोगों ने नहीं कर दी। जैसे अवकाश समाप्त होगा फिर बजट के ऊपर चर्चा होगी। सरकार कहेगी कि साहब बताइए हमारे इस बजट के लिए कितना पैसा आप मतलब रिकमेंड करते हैं। तो बजट के ऊपर सरकार का जब पैसा मांगा गया, उस पर तमाम प्रकार की जो ग्रांट्स डिक्लेयर होंगी उनकी जिक्र होकर आती है, फिर उनके ऊपर वोटिंग होती है और फाइनली सरकार अपनी तरफ से बताती है कि सुनिए साहब, हमने कमाने के लिए ये तरीके सोचे हैं। सरकार टैक्सेशन सबसे एंड में डिक्लेयर करती है, फाइनेंस बिल ला करके। अभी क्या किया है सरकार? दिखा रही है कि हम खर्च कहां कहां करेंगे, इसलिए हमें पैसा चाहिए, लेकिन जनता से पैसा कहां से वसूलेंगे उसका बिल सबसे एंड में लेकर आएगी, जिसकी चर्चा मिनिमम होती है। उस चर्चा को बिल्कुल हल्के से निकाल दिया जाता है कि हां साहब बिल आया था, निकल गया। सरकार उसमें टैक्सेशन की घोषणा कर दे। खैर चलिए, अब बात करते हैं निर्मला सीतारमण जी की। जब वो बजट में आती है तो एक सिग्नेचर साड़ी पहनकर आती है, जिसकी चर्चा न्यूज़पेपर्स में होती है। उसके पीछे का उनका अपना एक तरीका है कि जब जैसे बजट का बैग चर्चा में आया तो वो बॉगेट एक बजट शब्द बन गया, ऐसे ही निर्मला सीतारमण जी की जो साड़ी है ना, ये हर बार एक चर्चा का विषय बनती है। इस बार इन्होंने तमिलनाडु की कांजीपुरम साड़ी पहनी है, और जब इन्होंने ये साड़ी पहनी तो इसके बाद में ये अपने आप में चर्चा के अंदर आई कि इस बार की जो साड़ी है वो तमिलनाडु को ध्यान में रख करके लाई गई है। अपना बजट पेश करने से पहले आप राष्ट्रपति जी के पास जाती हैं कि साहब हम जा रहे हैं बजट लेने। असल मायने में ये एक तरह से परमिशन लेने जैसा है कि साहब आपके पास में ये बिल आएगा, कृपया करके उसे पास करिएगा, क्योंकि देश के लिए आवश्यक है। राष्ट्रपति ने परमिशन दे दी। इस तरह का सिग्नेचर ये दिखाता है कि जाइए आप मांगिए, आप हमारा बिल हम तक भेजिएगा, हम उस पर साइन कर देंगे। बिल्कुल वैसी स्थिति है। तो ये अपने आप में देश की महिला सशक्तिकरण की एक बड़ी इमेज बनकर आता है, जो आप यहां पर देखते हैं। बल्कि बाकायदा ये विधायी प्रक्रिया का भी हिस्सा है, जिसमें आपको बिल को ऐसे ही ऊपर भेजना होता है। ठीक है साहब। उन्होंने अपने साथ में जो पूरी टीम है जो इस बजट को तैयार की, चाहे वित्त राज्य मंत्री हो या उनके साथ के अधिकारी हो, चाहे जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले आर्थिक सर्वे जारी किया, वो सब लोगों को एक साथ टीम में कि भाई ये सब लोग मिलकर के अपना बजट बनाए, उन सबके साथ एक फोटो खिंचवाई। इस बार इन्होंने पारंपरिक कांजीवरम सिल्क साड़ी पहन करके बजट प्रस्तुत किया। सुर्खियों में आता है तो इसलिए आप लोग भी चर्चा कर लें। बजट दिन की जो साड़ी होती है, ये असल मायने में उस क्षेत्र में जहां आपका प्रोडक्ट है उसे एक तरह का प्रमोशन देने के जैसा होता है, प्रचार करने जैसा होता है कि भाई देखिए देश का बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने ये कपड़ा पहना, तो वो उस पर्टिकुलर जगह की एक पहचान बन जाता है। जैसे मैं आपको ना पिछली कुछ साड़ियों को एक बार नजर दिलाता हूं। मैं पिछले साल वाली साड़ी बस आपके सामने नहीं रख रहा हूं, ये आप बताएंगे कि ये कौन सी जगह की साड़ी है। लेकिन मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं आपके सामने। जैसे फुल बजट 2024 का जब आया, तब आंध्र प्रदेश की मंगलगिरी साड़ी पहनकर आपने बजट पेश किया था। अंतरिम बजट जब 2024 का आया था, तब बंगाल की कांथा साड़ी आपने पहनी थी। 2023 में आपने इलकम सिल्क और कसूरी साड़ी पहनी थी कर्नाटक की 2023 में। मेरा सवाल यह है कि 2025 का जो बजट आया था, जो पिछले साल का जो बजट था, उसमें आपने जो ये प्रिंट पहना था, इसका नाम क्या है? ये बस आपका एक रिकॉल है, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा ताकि आपको याद है या नहीं, उस पर हमारी जिक्र हो जाएंगे। आइए अब सवाल करते हैं कि साहब कुछ टर्म आएंगी जो आने वाले समय में डिस्कस होंगी। उन टर्म पर हमने ऑलरेडी आप लोगों को डिटेलिंग में जानकारी दी हुई है, और वो जो जानकारी है वो हमने आप लोगों के साथ बड़ी ही डिटेलिंग में शेयर की हुई है। और क्या होता है कि
ये हमने अपनी पाठशाला जो हमारा ट्विटर हैंडल है वहां पर भी आप लोगों के सामने प्रॉपर तरीके से बजट की जो महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है उन्हें शेयर किया है, आप चाहें तो जाकर के उन्हें देखिएगा। चलिए अब सवाल करते हैं कि सर जब बजट आया है तो बजट में आय और खर्च के बारे में सरकार ने क्या कहा है। सरकार ने बताया है कि हमारे इस बजट में जो हमारी कमाई है वो कहां से आएगी। तो देखो आप देख करके आश्चर्य करोगे, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है अगर आप उसे देखेंगे तो आपके दिमाग खुल जाएगा एकदम। कुल 53 लाख करोड़ रुपए का बजट है देश का, उसमें से 24%, 53 लाख करोड़ का सीधा सीधा 4 का भाग देकर के लगभग 12 चौक 48 15 13 लाख करोड़ के आसपास का अगर आप बात करें, 12-13 लाख है ना। तो ऐसे में 13 लाख करोड़ रुपए के आसपास का जो बजट है ना सरकार का केवल बोरोइंग्स पर है। यानी कि बजट को बनाया गया है उसमें पहले बड़ा हिस्सा कर्ज का है कि हम भैया पैसा कहां से आएगा, कर्जा लेंगे साहब। कर्जा क्यों लेना पड़ रहा है, बड़ा सवाल है। आपके दिमाग में यह नंबर जरूर चलना चाहिए। सरकार की कमाई के 2/3 1/4 जो साधन है वो केवल कर्ज है, और 3/4 जो साधन है, 3/4 में कॉर्पोरेट टैक्सेशन है, इनकम टैक्सेशन है, कस्टम्स है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी है, जीएसटी है। आप अगर नोटिस करें तो सरकार की कमाई का 2% नॉन डेट कैपिटल रिसीट है। बाकी अधिकांश टैक्स 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 का चक्कर, अधिकांश पैसा सरकार टैक्स से आपके ऊपर लगाए हुए कर से कमाती है, और उसके बाद जो बचे हुए पैसे की जरूरत है वो कर्ज से निकाल कर लाती है। सरकार कर्ज कहां से लेती है आपके सामने विकल्प बताऊंगा आगे चल करके भी, लेकिन फिलहाल के लिए समझिए कि वो आपसे भी कर्ज लेती है और विदेशों से भी कर्ज लेती है। आइए सेकंड पॉइंट है कि सर पैसा गया कहां, सरकार के 1 रुपए के खर्च में अधिकांश हिस्सा कहां गया। फिर से इस पूरे की पूरे हिस्से को अगर आप ध्यान से देखें तो सरकार ने 24% अपने पैसे का सोर्स कर्जा लिया था, और सरकार अपने कुल कमाई का 20% केवल ब्याज के भुगतान पर खर्च कर रही है। ये जो स्थिति है ना, 24% कुल बजट का कर्ज में और 20% अपने कुल बजट का ब्याज में जा रहा है, इससे बुरी स्थिति देश के लिए नहीं हो सकती। इसी से देश को निपटना होता है। हर बजट की जो सबसे बड़ी चिंता होती है वो ये कि भाई ये वो वाले लोग जैसे होता है ना कि साहब क्रेडिट कार्ड के ऊपर जी रहे हैं ये लोग। इस बार एक क्रेडिट कार्ड से पैसा ड्रॉ किया, दूसरे का बिल भरा, आगे से आगे लूप में फंसे हुए हैं। मात्र सरकार 4% ही गेन कर पा रही है कर्ज से, बाकी जितना कर्ज ले रही है वो ब्याज भुगतान में ज्यादा जा रहा है। देश के लिए ये चिंता का विषय होता है। सरकार इसी को ही टैकल करने की पूरी मेहनत करती है, लेकिन वही वाली बात है, घाटे का बजट जो पेश करते हो तो इसमें दिक्कत होती है। अब इस घाटे के बजट में भी आपके दिमाग में चिंता है, यार इतना भी पैसा कहां खर्च कर देती है सरकार, तो उसको ब्याज देना पड़ रहा है। इसके पीछे भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि सरकार के दिक्कत कहां पर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कहां दिक्कत आती है। आप में से कुछ लोग कहेंगे आप घने बुद्धिजीवी हो गए जो आपको पता है कि सरकार कहां बजट में गड़बड़ कर देती है। ये स्ट्रक्चरल दिक्कतें हैं जो कि इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हर विद्यार्थी को डे 1 से पता होती है। तो मैं कोई बहुत बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूं, एक विद्यार्थी हूं, इकोनॉमिक्स का पढ़ता हूं, आपके सामने उसका विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में सरकार जो कमा के लाई है, 53 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी, उसमें से 22% हिस्सा वो स्टेट को दे देती है। वाह, सरकार कितनी अच्छी है, देखा 22% हिस्सा तो सरकार स्टेट को दे देती है। नहीं, कोई आसान नहीं करती। आज सरकार कमाती भी तो स्टेट से है ना, स्टेट के जीएसटी में, स्टेट के टैक्स में सरकार अपना हिस्सा रखती है। जब अपना हिस्सा रखती है तो देना पड़ेगा भाई स्टेट को। आपने इतनी सारी योजनाओं में भागीदार बना दिया, अभी मनरेगा के अंदर भी आपने स्टेट को बोल दिया कि आपको इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो जब स्टेट सरकार को योजना लागू करे और स्टेट के ऊपर जिम्मेदारी डाल दे कि तुम्हें खर्चना पड़ेगा, तो सरकार स्टेट को पैसा भी देकर चलती है जो उसने उन्हीं के टैक्स से वसूला है। इसलिए जब आप टैक्सेशन पढ़ते हैं तो 3 तरह का टैक्स होता है, स्टेट टैक्स, केंद्र का टैक्स और दोनों का मिलाकर के कंबाइंड इंटीग्रेटेड टैक्स। तो ये इंटीग्रेटेड टैक्स से समझिए कि भुगतान है जो सरकार करती है। आइए यहां पर मैंने आपके सामने एक लिस्ट को बनाकर प्रस्तुत किया कि 24 पैसा आया था ब्याज में, और यहां पर इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर हमने 20 पैसा खर्च किया। अब ये जो बजट के ऊपर खर्चा है, इसमें से डिफेंस के ऊपर हम 11 पैसा खर्च करने जा रहे हैं इस बार का। यानी 1 रुपए का अगर बजट बने तो उसमें से 11 पैसा इस बार डिफेंस पर। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से और ऑब्जर्व करिएगा। जब हम पैसा खर्चने की बात कर रहे हैं तो हमने स्टेट को तो सबसे ज्यादा पैसा दिया, सेकंड नंबर पर हमने इंटरेस्ट पेमेंट पर खर्चा किया, थर्ड नंबर पर हमने सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स पर खर्चा किया। उसके बाद में जो फोर्थ लार्जेस्ट खर्चा है वो हमारा होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो कि राज्यों के बहाने होने वाली है।
उसके बाद में जो हमारा चौथे नंबर पर जो है वो हमारा डिफेंस है, यानी डिफेंस पर हमारा सबसे बड़ा बजट है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में डिफेंस का बजट 15% बढ़ गया। ये ही जनरली चाहते हैं दुनिया के देश। उन्हें यह मतलब नहीं होता कि इंडिया पाकिस्तान में कौन जीतेगा, हम किसके साथ हैं, ये तो आप और हमारा एंगेजमेंट है जो हम सोचते रहते हैं। विदेशी जो कंपनियां हैं ना, वो चाहती है कि इस देश ने डिफेंस बजट कितना बढ़ाया। दुनिया के देश भी आपका बजट देखते हैं, वो डिफेंस बजट इसलिए देखते हैं अब हम इनको क्या बेचेंगे, इनने इतना पैसा निकाल के रख लिया। ये वैसे है जैसे मुझे पता चल जाए कि आपने इतना पैसा इस पर्टिकुलर उत्पाद के लिए रखा है, अब मैं आपके सामने प्रेजेंट हो गया, भाई साहब आपने तो रखा ही था ना, भाई साहब इसमें पैसा खर्च करिए। ये बिल्कुल उस तरह से अब देश अचानक 15% अपना ब्याज वो बढ़ा दे रहा है डिफेंस खर्च। इसका मतलब अभी आने वाले समय में हम अपने एयरफोर्स के लिए नए विमान की डील करने वाले हैं, हो सकता है कि हम कोई अच्छे वेपन्स और खरीदने जा रहे हो, तमाम चीजें तो वो यहां से दिख रही हैं, है ना। ऐसे ही जब रुपये कहां से आ रहा है उसमें अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो मेजर जो हमारा आय है वो कर्जा है, उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स जो बड़ी कंपनियों पर लगता है, फिर इनकम टैक्स आप जैसे और हम जैसे लोग जो डायरेक्ट टैक्सेशन में भर रहे हैं वो, फिर जीएसटी 15 पैसा हमारा जीएसटी से आ रहा है, फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू से 10%। तो इस प्रकार से हमारा पैसा आता है। कुल बजट कितने रुपए का है, तो 53.47 लाख करोड़ रुपए का बजट है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस तरह से जो हम घाटे का बजट पेश करते हैं, क्यों, क्योंकि कर्जा ले रहे हो 24 पैसे का, 20 पैसा इंटरेस्ट भुगतान में कर दे रहे हो, यानी कि आपका कर्ज तो बना हुआ ही है, कर्ज बना हुआ है। इससे जानकर आश्चर्य यह होना चाहिए कि अगर हमारी जीडीपी 4 ट्रिलियन की है तो 4 ट्रिलियन में से लगभग 2.10 ट्रिलियन हमारे ऊपर कर्जा है। 55.6% का हमारा बजट एस्टिमेट है 26-27 का कि हमारा डेट इतना रहेगा। ये जो हर बार हम बोरोइंग लेते हैं इसमें इतना पैसा कर्ज का है। आप माथा पकड़ लेंगे, ओ माय गॉड ऐसा है। दुनिया के किसी भी देश को उठाकर अगर आप देखते हैं तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन आता है कि हर जीडीपी पर एक डेट होता है। उनकी ग्रोथ के लिए यह आवश्यक माना जाता है कि कर्ज नहीं लोगे तो ग्रो कैसे करोगे। यह क्या लॉजिक हुआ, लॉजिक यह हुआ कि अगर मुझे मेरा घर बनाना है, मेरे पास लाख ही रुपए थे, तो लाख रुपए में हो सकता है कि मैं 6 महीने के अंदर इतना सा ही काम कर पाऊं। मैंने लाख रुपया कर्जा लिया, उसका ब्याज भुगतान किया, 2 लाख रुपए में एक बार में अपना धंधा शुरू करने लायक काम कर लिया, कोई दुकान खड़ी कर ली, तो कर्ज से काम आसान होता है। यह जनरली कर्ज की थॉट है। लेकिन अगर आपका ब्याज भुगतान आपके कर्ज पर लायबिलिटी बन जाए तो वो एक गलत सौदा होता है। सामान्यतः हर देश कर्ज यही सोचकर लेता है कि हम तो इससे ग्रोथ करेंगे, लेकिन भारत का केस विपरीत बनता जाता है, क्योंकि वो 24 पैसा कर्ज लेकर 20 पैसा अपने ब्याज भुगतान पर खर्च करता है। यानी कि कुल कर्ज लेने के बाद भी 4% ही पैसा ऐसा है जो कर्ज का हम अपने देश के विकास में यूज कर पाते हैं। अदरवाइज हम केवल इधर से हाला रहे हैं, इधर जा रहे हैं, बस इतना ही खेल कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड वाली योजना बनाकर चल रहे हैं। खैर साथियों, जब बजट आता है तो बजट में बताया जाता है, जैसे देखिए अब 2026 की बात कर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक का बजट है। इसमें इतना खर्च होगा, इतनी कमाई होगी। तो जो हम खर्च करेंगे और जो कमाएंगे, इन सब की जानकारी भी हम अपने बजट में देते हैं। लेकिन पिछले साल भाई आप एकदम कट टू कट चलेंगे ये तो जरूरी नहीं है, हो सकता है कि कोई अनफोर्सीन सिचुएशन आ जाए, कोई आकस्मिक घटना आ जाए। ऐसे में सरकार पिछले बजट का डेटा भी देती है कि सुनो पिछली बार जो हमारा एस्टिमेशन था ना वो रियल में यहां जाकर के लैंड हुआ, यानी कि बजट एस्टिमेटेड इतना था और एक्चुअल इतना था। तो आप 26-27 की बात कर रहे हैं, 26 की शुरुआत में 24-25 का जाकर के अब हमें एक्चुअल डेटा निकल के आया कि 24-25 में एक्चुअली हमारा रेवेन्यू 30 लाख करोड़ खर्च हुआ था, कैपिटल पर 16 लाख करोड़ खर्च हुआ था। ऐसे ही खर्च इतना हुआ था और आय इतनी हुई थी। तो इस प्रकार से हमें निकल कर आता है। एक कॉमन चर्चा जो आप देखकर निकाल सकते हैं वो ये, अगर आप रेवेन्यू का खर्च देखें और जो कैपिटल का खर्च देखें, देश के लिए जरूरी क्या है, कैपिटल। कैपिटल क्यों जरूरी है, क्योंकि देश में निर्माण हो रहा है, वो नया पैसा कमा के देगा। मतलब ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपके पास 1 लाख रुपए की तनख्वाह आती है। 1 लाख रुपए की तनख्वाह में आपने केवल खाने में और घूमने में और अपने जरूरी काम करने में ही उस पैसे को खर्च कर दिया, तो जहां आप हैं वही बने रहेंगे। लेकिन आपने उस पैसे का कुछ इन्वेस्टमेंट करके पैसे को कमाई पर डाला होता, जिसे आप इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि पैसा से पैसा बने। आपने म्यूचुअल फंड्स में लगाया होता, आपने अपना स्टॉक में इन्वेस्ट किया, कहीं भी इन्वेस्ट किया होता, तो आपके इन्वेस्टमेंट से एसेट में इन्वेस्ट किया होता, गोल्ड में किया होता, जहां भी किया होता, उससे अगर वो भी खाली टाइम में ग्रोथ करता जा रहा है, आपकी कमाई बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे में देखा यह जाता है
कि बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की बड़ी मुसीबत होती है डेवलपिंग नेशंस की कि वो खर्चा करते हैं रेवेन्यू पर, रिकरिंग लेवल पर, कि हमारी जनता को ही हम तनख्वाह दे रहे हैं, सब्सिडी बांट रहे हैं, यही खर्चा हमारा है। हम देश के विकास पर बड़ा चंक खर्च नहीं कर पाते जो जरूरी है ताकि देश की अर्थव्यवस्था ग्रो करे। इनका इंबैलेंस जो है ना, ये देश की एक बड़ी चुनौती बजट में बनकर आता है। एनीवे, फिलहाल के लिए अगर हम बात करें कि टैक्स को लेकर के सरकार ने क्या ट्रेंड पाया, सरकार ने पाया कि साहब हमारी परसेंटेज की जीडीपी जो इस तरह से चल रही है, हम अपना ग्रॉस टैक्स जीडीपी का, अगर 4 ट्रिलियन की जीडीपी है तो हम उसका 11.2% तो जीडीपी का टैक्स ही रिसीव कर ले रहे हैं, जिसमें से डायरेक्ट टैक्स 6.9% और इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट मतलब पैसा आप इसे लिया गया लेकिन आपको नहीं बताया गया। जैसे आप अगर मेरा कोई कोर्स परचेज करते हैं, उस कोर्स की फीस असल में उतनी नहीं है, लेकिन हमने वो फीस बढ़ाकर आपसे इसलिए ली है ताकि उसमें से एक टैक्स का हिस्सा हम सरकार को भुगतान कर सकें कि लो माननी है, आपने 18% में पढ़ाई दे रखी है, लो जी भाई साहब 18% आप ले लो। तो आपको ही जेब से पैसा देना पड़ा, मेरे को आपने भुगतान किया, आपको लगा ये मास्टर कमा गया, लेकिन वास्तविकता में उसका एक बड़ा हिस्सा सरकार, 1/5 हिस्सा सरकार ले गई। तो पड़ा आपकी जेब पर जोर, लेकिन वाया मुझे बनाया गया, इसलिए आप इसे इनडायरेक्ट टैक्सेशन कहते हैं। आपको गुनहगार मैं लगा, सरकार बची रही, उस तरह से बचकर के भी वो 4.3% ले जा रही है। जीएसटी उसका एक बड़ा नमूना है। वहीं दूसरी तरफ सरकार आपकी जेब से कि सुनो इतना कमाते हो, लाओ इतना पैसा तो मेरा है, इसमें तो इस टैक्स स्लैब में आते हो, वो जो सीधा वसूली होती है वो आपके डायरेक्ट टैक्सेशन में होती है। सरकार उसे फक्र से बताती है कि तुमसे इतना ले लिया मैंने। आप में से कई बार तो लोगों को यह लगता होगा कि यार जब हम गुलाम थे तब अंग्रेज भुगतते थे और अब सरकार भुगतती है, अंतर क्या है? बस अंतर यही है, आपने चुनकर भेजा है कि तुम ले लो हमसे, और वो लोग आपने चुने हुए नहीं थे। सरकारें चलती हमेशा आपकी ही कमाई से हैं, उन्हें आपसे ही लेना है और आपके लिए ही काम करना है। अभी फिलहाल के लिए कोई फिरंगी हम पर शासन नहीं कर रहा है, हमारे अपने हम पर कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा हमारा हम पर हमारे लिए शासन है डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है साहब। एनीवे, अब बात करें डेफिसिट के बारे में, तो देश के ऊपर जो कर्ज है परसेंटेज जीडीपी के हिसाब से, जो कि मैंने शुरुआत में आपको बताया, अभी जो 2024, 26, 27 का हमने टारगेट किया है वो 4.3% किया है। आप पूछेंगे अब ये क्या कहानी है साहब, डेफिसिट की क्या कहानी है? कर्ज तो 56% बता रहे थे, तो देखो डेफिसिट है तो ही तो कर्ज ले रहे हो ना। अगर घाटा नहीं होगा, डेफिसिट मतलब क्या, आमदनी 98 खर्चा रुपया, तो हालांकि यहां पर आमदनी 50 पैसा खर्चा 54 पैसा ऐसा हो रहा है, तो 4% का जो डेफिसिट है इसको फुल करने के लिए आपको बोरोइंग लेनी पड़ती है। लेकिन बोरोइंग तो 4 रुपए की, 4 पैसे की ले रहे थे। आप अगर अभी नोटिस करेंगे तो 1 रुपया में 24 पैसा बोरोइंग था और 20 पैसा ब्याज भुगतान था। वो जो 4 पैसा है ना, वही तो डेफिसिट है। 4 पैसा ही हमने जो डेफिसिट के लिए लिया है वो ही आपने एक्चुअल कर्जा लिया, बाकी तो इंटरेस्ट पेमेंट में चला गया। आप कहेंगे नहीं सर हम तो इतना कर्जा ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हो इंटरेस्ट चुकाने के लिए, ये ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हुए चलना है। एनीवे, सरकार ने 2026-27 का जो बजट एस्टिमेट दिया वो 53,47,315 करोड़ का है, जिसमें एक तरफ सरकार लिखती है कि कमाएंगे कहां से और एक तरफ सरकार लिखती है कि खर्चेंगे कहां पर। तो यहां पर एक्सपेंडिचर का एक डेटा दिया गया, किस किस सेक्टर पर कितना खर्च होगा। एक विकसित अर्थव्यवस्था जब भी अपना बजट डिक्लेयर करती है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ, नए इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां से ऑब्जर्व किया जाता है कि सरकार का विजन क्या है। इसलिए यहां पर आप जब इसको ध्यान से देखें तो ऑब्जर्व करें मेजर चंक क्या है, जो मैं आपको ब्रॉडली बता चुका हूं। इस बार बस आंकड़े देख लें, मैं शुरुआत में आपके सामने रख चुका हूं। आप सेक्टर स्पेसिफिक देख सकते हैं, डिफेंस में कितना है, ट्रांसपोर्टेशन में कितना है, रूरल डेवलपमेंट में कितना है, ये सारी की सारी चीजें आपके सामने फिगर में निकल कर आती है। मेजर डिपार्टमेंट्स को इसमें कवर करने का प्रयास किया जाता है। 2025-26 के अंदर जहां 50,65,000 करोड़ का बजट था, इस बार 53,47,000 करोड़ का बजट है। पिछली बार और इस बार में अगर अंतर देखें तो डिफेंस 5,94,000 हो गया है, पिछली बार 491 था। इसी को ही 15% बजट बढ़ना कंसीडर किया गया है। ठीक है, सरकार क्या करती है, रिसीप्ट करती है और एक्सपेंडिचर करती है। 24-25 के अंदर 46 लाख का टोटल रिसीविंग और एक्सपेंडिचर था, इस बार अगर आप देखें तो 53,47,000 करोड़ का है। सरकार क्या करती है, जितना खर्च है उतना ही मतलब अपना बजट कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि 53 लाख करोड़ का बजट आ गया कमाई का तो खर्चे का कितना आएगा, 53 लाख का ही आएगा, क्योंकि सरकार पहले खर्चा निकालती है फिर बोरोइंग्स के ऊपर जाती है। इस वजह से हमारे कर्जे इस तरह से ऊपर नीचे होते हैं। अब आपके सामने एक पॉइंट लिखता हूं, यहां पर अगर आप देखें तो 26-27 के अंदर जो हमारा सरकारी कर्ज घटाने का लक्ष्य है वो 55.6% टू जीडीपी रखा गया है, कि इतना पैसा कमाते हैं तो इतना परसेंट ही हम कर्ज लेंगे। इस बार कितना था, बोले 56.1% था। अगली साल टारगेट थोड़ा कम कर्ज
कर्ज हो जाए, ऐसी हम जीडीपी को ग्रो करेंगे, कर्ज को घटाएंगे, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा? राजकोषीय घाटे में सुधार करना होगा, यानी कि हमारे खर्चे और कमाई के बीच के अंतर को पाटना होगा। तो इस बार का टारगेट हमने 4.3% रखा है। ये वो फिगर्स हैं जो आप लोगों को पता हो, क्योंकि जब घाटा होता है, घाटे को भरने के लिए ही कर्ज लिया जाता है। और चूंकि देश लंबे समय से घाटे का बजट लेकर आ रहा है, हम घाटे का अगर हर साल, आप ऐसे समझिए कि आपकी तनख्वाह 100 रुपए और आप 104 रुपए के खर्चे लेकर चल रहे हैं, और आज से नहीं लंबे समय से लेकर चल रहे हैं, तो 4 पर ब्याज भी लगता जा रहा है। 75 साल से अधिक आजादी के हो चुके हैं। ऐसे में अब घाटे का बजट कंपाइल होते होते हम इस लेवल तक पहुंच गए। हमने हालांकि टारगेट जीडीपी को ग्रो करके इसे कम करने का रखा है। संभवतः आप इसे समझ पा रहे हो, ठीक है साहब? अच्छा, तो ये सारे के सारे बजट के अंदर है। अब बात करते हैं बजट प्लान में सरकार के मेजर खर्चे में, खर्च के साथ साथ जो उधार है, मतलब आप समझिए कि सरकार की कमाई, सरकार का खर्च और उधार 11.7 लाख करोड़ रुपए में जाएगा। ये मैंने 53.5 लाख करोड़ में से, जो शुरुआत में आपको 12-13 लाख करोड़ के आसपास बोला था, एग्जैक्ट फिगर 11.7 लाख करोड़ के आसपास निकल कर आ रहा है। अब जब आप खर्च का बजट ले आओगे तो फिर प्रतिक्रियाएं तो आएंगी। प्रतिक्रिया विपक्ष की तरफ से आई। विपक्ष ने आकर के अपनी तरफ से पी चिदंबरम जी को बुलाया। पी चिदंबरम जी उनके समय में वित्त मंत्री थे, वो आए, उन्होंने धड़ 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 धड़, देखो साहब इस तरह से आप अपने बजट में गड़बड़ कर रहे हो, उन्होंने आकर के सारी बातें बता दी। वास्तविकता में देश ना तो इस एनडीए सरकार में आकर ऐसा हुआ है, ना यूपीए सरकार में ऐसा हुआ। देश चल ही इस तरह से रहा है। हर सरकार को ग्रो करने के लिए कर्ज की आवश्यकता होती है। हर सरकार का अपना एक प्रायोरिटी सेक्टर होता है। आपके केस में सोशल सेक्टर प्रायोरिटी था, इस केस के सरकार के अंदर डिफेंस प्रायोरिटी है। तो प्रायोरिटीज बदलती जाती है, यहीं से सरकार का सिस्टम चलता है। अदरवाइज सब लोग लगभग एक जैसी चीजें करते हुए आ रहे होते हैं। ऐसे में विपक्ष का जो मत था वो ये था कि साहब देख के अकाउंटेंसी से ही पता चल रहा है कि देखिए इतना घाटा है आप लोगों को। तो विपक्ष ने अपनी बातें आकर के सरकार के सामने रख दी। खैर, अब हम फोकस करते हैं उन सब चीजों पर जो सरकार के बजट में खास है, जो ध्यान देने वाली है। रक्षा बजट 15% बढ़ाया गया, जिसमें फोर्सेस के आधुनिकीकरण पर 22% ज्यादा खर्च का प्लान किया गया है। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि कहा जाए इसे या फिर एक चुनौती, यह अपने आप में सोचने वाली बात है, क्योंकि देश इस स्थिति में पहुंचा कि हमें अपने और प्रायोरिटी सेक्टर्स की जगह रक्षा बजट बढ़ाना पड़ रहा है। आप सोचकर देखिएगा, अपने देश के कुल बजट का अगर आपको 15%, 11% अगर आपको, मतलब अगर 53 लाख करोड़ का है तो 5 लाख करोड़ आपको सीधे सीधे अगर डिफेंस पर खर्चने पड़ रहे हैं, तो सोचिए जापान और जर्मनी देशों ने तरक्की क्यों की थी? क्योंकि वो रक्षा बजट मुक्त होकर के अमेरिका की शरण में चल रहे थे। हालांकि उसके अपने नतीजे हैं जो भुगतने पड़े। दुनिया में शांति क्यों जरूरी है? इसके पीछे का बड़ा रीजन होता है कि युद्ध नहीं होंगे तो डिफेंस पे जो आवश्यक खर्च है उतना ही होगा। यूरोप विकासशील विकसित राष्ट्र कैसे बने? यूरोप के देश विकासशील विकसित राष्ट्र कैसे बने? आंसर क्या था? उन्होंने लंबे समय तक नाटो की छतरी में डले रहे, अपने बजट का 2% तक मात्र डिफेंस पर खर्च करते थे। हम कितना कर रहे हैं? 11%। इसलिए हमारी जगह उन्होंने अपनी बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान दिया। अब उसके रिपरकशंस हैं कि ट्रंप अंकल उनको धकेल रहे हैं, लेकिन हां, दुनिया में जब भी डिफेंस बजट प्रायोरिटी नहीं होता तो विकास स्थान लेता है। लेकिन हर देश को आज आत्मसम्मान, स्वाभिमान, खुद का गर्व, सॉवरेनिटी, इन सब की जरूरत है। इसलिए अब डिफेंस बजट बढ़ने लगे दुनिया के हर देश के। अभी जर्मनी ने जो अनाउंसमेंट किया है कि वो तो अब हिटलर के बाद में अब सबसे बड़ी सेना बनाने की प्लानिंग में लग गया कि नहीं भाई, अपुनिश तो अपनी सुरक्षा खुद करेगा। जापान खुद बोल रहा है कि भाई बहुत हुआ सम्मान, अब खुद की सुरक्षा खुद करेंगे। खैर, संप्रभुता जब भी आ रहे आती है और ट्रंप जैसे जब एक दो क्रैक लोग इस दुनिया में आ जाते हैं, तब इस तरह की अनिश्चितताएं आती है। पर ये दिस इज द वे। रक्षा मंत्री ने इस बात पर तारीफ की कि सरकार बहुत अच्छे से इन बातों को लेकर चल रही है। खैर, आइए आगे बढ़ते हैं। गर्ल्स एजुकेशन पर सरकार ने 789 जिलों के अंदर हॉस्टल बनाने की घोषणा की है। हर जिले में एक हॉस्टल होगा, यानी 789 जिले हैं तो हर जिले के अंदर एक हॉस्टल होगा। और बच्चियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, जिन्हें आप स्टेम कहते हैं, उनकी शिक्षा देने की सुविधाएं दी जाएंगी। एक अपने आप में सराहनीय कदम है। 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप इन दी विसिनिटी होंगी मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज के आसपास। साथ ही साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बनाया जाएगा ईस्टर्न इंडिया के अंदर। और कंटेंट क्रिएटर लैब बनाई जाएंगी 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजेस में। यह अपने आप में, जिस तरह से आप और हम इस समय सुर्खियों में चर्चा कर रहे हैं कि ये सुर्खियां चल रही हैं, इनकी सुर्खियां हैं, ये सारी चीजें अब कंटेंट क्रिएशन को सरकार उसमें लेकर आना चाहती है कि सब लोग इस क्षेत्र का यूज करके कुछ बेहतरीन कंटेंट क्रिएशन में जाएं। इसे ऑरेंज इकोनॉमी नाम दिया गया। तो इससे 20 लाख नए रोजगार सरकार पैदा करना चाह रही है। मतलब एक तरह से अब ये मत कहिएगा रील बनाने वाले लोग पैदा कर रही है, लेकिन हां, अगर उसमें से कोई अच्छी क्रिएटिविटी निकल कर आती है तो वो भी अपने आप में काफी फ्लरिशिंग क्षेत्र है और सरकार इस क्षेत्र में और तेजी से आगे बढ़ना चाह रही है। इसी तरह से मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे के लिए 2.78 लाख करोड़ का बजट रखा गया है, जिसमें यात्रियों की सुविधाएं, बजट में रेलवे सुरक्षा। एक समय था
जब रेलवे बजट अलग से आया करता था। लेकिन अब रेलवे बजट बजट के साथ आता है और उस बजट के अंदर इस तरह की घोषणा कि इतने लाख रुपए करोड़ का बजट है, इनमें 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बनाने की बात की गई है। आप फोटो में देख सकते हैं आपका क्षेत्र इसमें शामिल है या नहीं है। एक समय था जब रेल बजट आता था, हर व्यक्ति रेल बजट को इसलिए देखता था कि मेरे शहर का नाम इसमें आया या नहीं, मेरे शहर के लिए नई ट्रेन शुरू हुई या नहीं, या फिर ट्रेन का मेरे स्थान पर रुकना हुआ या नहीं। अब जो रेल बजट है जिसके बारे में वित्त मंत्री ने जो पढ़ा होगा वो सुर्खियां ही नहीं बन पाती। आप एक दो दिन में अखबारों में देख करके पहचान लेना कोई नई अनाउंसमेंट ट्रेन की हुई या नहीं, या सीधी मतलब एक फाइल है जो दे दी जाती। रेल बजट अब सरकार के बड़े बजट का एक छोटा सा हिस्सा है। कहां 53 लाख करोड़ में से पहले अंग्रेजों के जमाने में बड़ा हिस्सा जो होता था वो रेल बजट का होता था, क्योंकि उनकी असली कर्ज में डूबने की कहानी रेलवे से शुरू हुई थी। आज देश ने काफी अपने आप को संभाल करके रेलवे को संचालित करके रखा हुआ है। 53 लाख करोड़ में से 2.78 लाख करोड़ रुपए अगर बजट ने 5% के आसपास अगर ये इस पर निकाल कर चल रहे हैं तो ये एक प्रोग्रेसिव थॉट है। रेल जलमार्ग और ग्रीन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अंदर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात इसके अंदर की गई है। एक साथ ही साथ में रेयर अर्थ कॉरिडोर भी बनाने की बात हुई है। साथियों, आपने पिछले दिनों में जितना भी जियोपॉलिटिकल जानकारी प्राप्त की, आपने सुना रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर चाइना अमेरिका को धमकाया चल रहा है, दोनों लोग टकराए पड़ रहे हैं कि भैया बैटरी बनाने के लिए मटेरियल कहां से लाओगे। तो हमारे यहां पर भी राज्य हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, जहां पर रेयर अर्थ हैं। तो रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए कॉरिडोर बनाने की, ताकि वहां से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मोटर बनाने में इस्तेमाल करने वाले सामान प्रोक्योर किया जा सके, उनका संचित किया जा सके, ताकि देश के अंदर एक पर्टिकुलर क्षेत्र हो जो जाना जाए रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरी तरह से सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के विकसित करने की भी बातें की गई हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ का बजट बनाया गया है। बजट के अंदर इंडस्ट्रियल कैपेसिटी क्लस्टर बनाने के लिए 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनाने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 10,000 करोड़ का आउटले अगले 5 साल के लिए रखा गया है। साथ ही साथ में 200 लीगेसी इंडस्ट्री क्लस्टर्स जो हैं जिन्हें एमएसएमईज के लिए डेवलप करने की योजना सरकार के द्वारा रखी गई है। महिलाओं के लिए शी-मार्ट बनाए जाने की घोषणा हुई है, जिसमें महिलाएं अपने रोजगार से उत्पन्न जो स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, उनके जो खुद के बनाए हुए हस्तशिल्प, कपड़े, स्थानीय उत्पाद हैं, उन्हें सीधे बेच सकेंगे कि हमारा बनाया माल है, हमने खुद बेचा। महिलाओं के जो स्वयं सहायता समूह है वो अपना शी-मार्ट बना सकेंगी। सरकार इसको प्रोत्साहित कर रही है। आयुर्वेद के सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब में बायोफार्मा को विकसित करने के लिए 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाने की बात की गई है। यानी आयुर्वेद के लिए एम्स की तर्ज पर 3 आयुर्वेदिक एम्स, आयुर्वेदिक दवाओं के लिए टेस्टिंग के लिए नेशनल लैब बनाने की घोषणा हुई है। साथ ही साथ में अगले 5 साल में 1 लाख स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल तैयार करने की बात है, जिसके लिए सरकार 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करने की योजना बना रही है। बैटरी बनाने में जो मशीनें हैं उन पर टैक्स में छूट बढ़ा दी गई है। सोडियम एंटीमोनेट जो सोलर ग्लास बनाने में उपयोग में आता है उसके ऊपर से ड्यूटी हटा दी गई है, जिससे सोलर बैटरी जो बन रही हैं वो अब सस्ते दामों पर देश के अंदर बन पाएंगी। कैंसर की दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है, जिससे आने वाले समय में इलाज सस्ता होगा। खेती और पशुपालन के अंदर आय और रोजगार के मौके को बढ़ाने के लिए नारियल प्रोत्साहन योजना में 3 करोड़ लोगों को जोड़ा जाएगा। यह कोस्टल तरीके से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि केरल में इलेक्शन है। हालांकि इस बार का जो बजट है उसमें आसाम, पश्चिम बंगाल, केरल, इनको कम से कम ध्यान दिया गया। सामान्यतया बजट उस क्षेत्र से प्रभावित होते हैं। जैसे पिछली बार बिहार चुनाव को लेकर के काफी ज्यादा बजट के अंदर फोकस था, इस बार ऐसा नहीं है कि स्टेट इलेक्शन को लेकर के इस बजट में कोई खास ध्यान दिया गया हो। बजट एक तरह से बिल्कुल मतलब आइसोलेटेड टाइप से निकाल दिया गया। हैंडलूम के लिए नेशनल फाइबर स्कीम और खादी को प्रोत्साहन देने की योजना, 20 टूरिस्ट प्लेस पर 10,000 गाइड ट्रेंड किए जाने की योजना बनाई गई है। और साथ ही साथ जिन लोगों के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं और उनको देश से बाहर पैसा भेजने पर टीसीएस पे करना पड़ता है, उसे घटा दिया गया है। 5% से घटाकर 2% कर दिया गया, यानी कि विदेशी शिक्षा और आसानी से अब हो पाएगी। ऐसी घोषणा सरकार के द्वारा यहां पर की गई है। ठीक है साहब, इनकम टैक्स के अंदर कोई भी स्लैब में बदलाव नहीं किया गया है और 3 महीने रिटर्न फाइल करने के लिए समय अतिरिक्त बढ़ा दिया गया है। एक प्रकार से अब 31 दिसंबर की जगह 31 मार्च तक आप अपना रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकेंगे। और न्यू टैक्स रेजिम 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगी। तब ये जो असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर जैसी टर्मिनोलॉजी है, इन्हें बदल करके इनकम टैक्स ईयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस तरह का प्लान चल रहा है। ठीक है, 1 अप्रैल से यह लागू हो जाएगा। वित्त मंत्री ने अपनी तरफ से इस बात की घोषणा की। अब बात करी जाए सस्ते और महंगे की, जो आप कल सुबह अखबार में भी पढ़ ही चुके होंगे, पढ़ लेंगे। उनमें कैंसर की दवाएं सस्ती होना, माइक्रोवेव ओवन सस्ते होना, ईवी और सोलर पैनल सस्ते होना, जूते कपड़े सस्ते होना, और इन सब चीजों के बारे में सस्ता होने की बात की गई है। विदेश घूमना सस्ता होना, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, विदेशी सामान। आप में से बहुत से लोग ये होंगे कि इसमें मेरे लिए क्या सस्ता हुआ, ना मुझे एयरक्राफ्ट बनाना, ना मुझे विदेश घूमना, मुझे क्या है, मतलब मेरी प्रायोरिटीज में जो डेली यूज टू की चीजें उसमें क्या सस्ता हुआ। फिलहाल ऐसी कोई भी सस्ती चीजें नहीं है, लेकिन महंगा क्या हुआ, उसमें शराब पर टीसीएस को बढ़ा दिया गया। सिगरेट
ट्रेड पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जो रेगुलर ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उन पर लगने वाला जो एसटीटी है, यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन ट्रेड जो टैक्स, जो कि हर ट्रेड पर सरकार आपसे वसूलती है, उसे बढ़ा दिया गया। फ्यूचर्स पर उसे 0.02% से 0.05% कर दिया गया और ऑप्शंस पर इसे 0.15% कर दिया गया। मतलब अगर आपने डीमैट अकाउंट बनाए हुए हैं जहां से आप ट्रेड करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर, और आप अपना जब ट्रेड लेते हैं तो उस पर सरकार आपसे टैक्स वसूलती है। सरकार ने ट्रेडर्स से और ज्यादा टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। इससे एक जो घटना सीधी दिखती है वो ये कि ट्रेडर्स का मोटिवेशन किल होगा। वो दिन में अगर 10 ट्रेड ले रहे हैं तो अब उनका थोड़ा और खर्च बढ़ेगा। अब खर्च हालांकि सिग्निफिकेंट 0.05% है, लेकिन टैक्स तो टैक्स है ना। इससे क्या हुआ कि ट्रेडर्स के अंदर एक डिमोटिवेशन आया। आज जो बाजार गिरने का जो बड़ा रीजन था वो ट्रेडर्स पर लगा हुआ टैक्स था। ट्रेडर्स जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, उनके अंदर की निराशा थी कि ये क्या कर रहे हो यार, एक तो बजट में कोई राहत नहीं दे रहे हो, ना कोई ड्यूटी घटा रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, ऊपर से आप हम पर ही ट्रेड करने की पनिशमेंट और ले रहे हो ताकि हम बाजार में ज्यादा खेलकूद ना मचा पाए। इस तरह का असर रहा। खैर, इस पर एक बहुत अच्छा फिल्म का वीडियो निकलकर बहुत अच्छे से बाहर आया, जिसमें निर्मला सीतारमण जी मिडिल क्लास को कूटते हुए कैबिनेट को दिखाते हुए कह रही हैं कि देखो मैं कैबिनेट को कुछ भी करती हूं तो इन्हें असर नहीं पड़ता है। एक फिल्म का सीन है, बहुत अच्छा वायरल हुआ, जिसमें मिडिल क्लास को खूब ठोका जा रहा है। मिडिल क्लास कुछ नहीं बोल रहा है, बड़ा खुश है कि चलो हेल्दी है, वेल्दी है, सब बढ़िया है। हालांकि बजट देश को संतुलित रखते हुए प्लान किया गया। उसमें सबकी इस प्रतिक्रिया का एक मीम और हमें मिला, जिसमें कि कॉमर्स के विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि भैया बजट समझा दो, स्टॉक ट्रेडर पूछ रहा है कि भैया मैं क्या ही करूं, स्मोकर पूछ रहा है कि 40% जीएसटी लगे मेरा क्या होगा, और जो विदेश घूमने जा रहे हैं वो लोग खुश है। प्रतिक्रिया के मीम्स हैं जो वायरल हो रहे हैं। सबसे बेहतरीन मुझे यह लगा जिसमें अल्ट्रा रिच को कोई फर्क नहीं पड़ा कि बजट से क्या ही मतलब है, क्या होता है बजट। वहीं बेचारा गरीब केवल ताली पीट रहा है कि सरकार ने बहुत अच्छे से देश को चलाने की योजना बनाई है, और मिडिल क्लास कह रहा है भाई हो क्या रहा है, कोई तो मुझे बता दो, चल क्या रहा है, मेरे लिए क्या है, मैं क्या देख रहा हूं। उसकी एक प्रतिक्रिया है। अच्छा मीम था जो मुझे देखकर अच्छा लगा। एनीवे, फिलहाल के लिए सरकार ने दूसरे देशों का भी ख्याल रखा है, और उस दूसरे देशों के ख्याल में हमारे पड़ोसी देशों के लिए बजट रखा गया है। भूटान के लिए 2288 करोड़ रुपए का बजट, अफगानिस्तान के लिए 150, बांग्लादेश के लिए 60 करोड़, नेपाल के लिए। इसमें बांग्लादेश के बजट को कम किया गया। चाबहार पोर्ट का जो बजट है उसे 0 कर दिया गया है। लीडर ऑफ अपोजिशन से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगले दिन प्रतिक्रिया देंगे, और लेकिन उन्होंने जाते ही फिर ट्विटर पर प्रतिक्रिया दे दी। सामान्यतः ट्विटर जो है टीम भी कई बार ऑपरेट कर लेती है, शायद उन्होंने प्रॉपर रिसर्च करके यहां पर जानकारी दे दी होगी। तो लीडर ऑफ अपोजिशन ने अपनी तरफ से बताया कि देखिए यूथ विदाउट जॉब है, फॉलिंग मैन्युफैक्चरिंग है, इन्वेस्टर पुलिंग आउट कैपिटल है, ये सब चीजें हुई हैं राहुल गांधी जी ने। हो सकता है कल और विस्तार से इस पर प्रतिक्रिया देने वो आए, क्योंकि बजट का प्रॉपर अध्ययन करेंगे, समझेंगे, और उसके बाद में लीडर ऑफ अपोजिशन प्रतिक्रिया देगा। लेकिन चूंकि कांग्रेस वित्त मंत्री को बिठा रखी थी, तो फिर निर्मला सीतारमण जी ने उनके ऊपर आंसर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए विदेशों के अंदर इतनी अनसर्टेनिटी चल रही है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी के माहौल में देश तरक्की अच्छे से कर रहा है, बिल्कुल सधा हुआ तरीके से देश की विकास है, महंगाई कंट्रोल में है, आर्थिक विकास दर बनी हुई है। इस स्थिति में हमें और ज्यादा सुधार करने की जरूरत महसूस भी नहीं होती है। एक बात जो आप और हम अच्छे से समझ पाते हैं, और वो ये कि आज वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए देश की ग्रोथ बराबर बढ़े हुए है। जिस तरह से देश में हाल ही में जीएसटी रिफॉर्म्स किए गए, उसके बाद में इस समय बजट के अंदर कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस पहले से ही नहीं बची थी, क्योंकि सरकार अभी दिवाली पे ही तो बोनस देकर चुकी है कि जीएसटी के अंदर कटौती की गई। हालांकि वो भी बड़ा स्मार्ट प्ले था, हर वस्तु पर कटौती नहीं हुई थी। आज भी स्टूडेंट्स को टैक्स देना पड़ रहा है 18% जब कोर्सेज परचेज करते हैं। तो ऐसे में सरकार ने उसका प्रमोशन मार्केटिंग ऐसे किया था कि मेजर लोग प्रभावित हो रहे हैं, हम जीएसटी कम वसूल रहे हैं, इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिला। सरकार ने इस समय पर उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया ना देते हुए कहा कि कितना बांटेंगे, जो चल रहा है सब तो सही चल रहा है। तो एक प्रकार से पिछले समय पर से अब तक इनको कुछ भी ऐसा मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं मिला। खैर, फिर प्रतिक्रिया में अखिलेश यादव जी निकल करके आए कि ये भाजपाइयों का बजट परिणाम है कि शेयर मार्केट धड़ाम हो गया। फिर आप निकल कर आती है ममता बनर्जी, वो कहती है कि जिस कॉरिडोर की बात की है वो कॉरिडोर तो हम ही लोग बना रहे हैं, सरकार कोई बजट नहीं दे रही है। शशि थरूर जी ने कहा केरल से अंदर कि भाई बजट चलो ठीक है 7 कॉरिडोर बना रहे हो, केरल का तो कहीं नाम ही नहीं है, उनकी प्रतिक्रिया थी। झा साहब ने कहा कि साहब देखो देश को विशाल आबादी को प्रभावित करने वाला बजट है, लेकिन इसमें कई मुद्दों को संबोधित नहीं किया गया। कुल मिलाकर के बाजार ने इस पर प्रतिक्रिया अपनी तरफ से ऐसे दी, बाजार गिरा। बाजार के अंदर फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर आयो सिक्योरिटी टैक्स ने खतरनाक प्रतिक्रिया दी। लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 11 लाख करोड़ का उतर गया, कम हो गया। फ्यूचर ट्रेडिंग पर टैक्स लगा, ऑप्शन प्रीमियम पर टैक्स लगा, ऑप्शन एक्सरसाइज पर टैक्स लगा। इससे अल्टीमेटली टैक्स के अंदर बढ़त होने से ट्रेडर्स का उत्साह घटा और तड़ाम से बाजार के अंदर गिरावट देखी गई, जो प्राइमरी रीजन माना जा रहा है। हालांकि इसके पीछे के मेजर रीजंस में यह भी कहा जा सकता है कि सरकार से उम्मीदें थी बहुत सारे टैक्सेस को, कस्टम ड्यूटीज को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, उसमें कोई चर्चा नहीं हुई। ऐसे में आने वाले समय में बाजार फिर से हो सकता है रिकवर करे, लेकिन उसका अपना तरीका होगा। फिलहाल के लिए इतना ही है। हालांकि मैंने अपने इस सेशन में आपको काफी सारी जानकारी देने का प्रयास किया है।
कम समय में ज्यादा जानकारी देने का, एक ओवरव्यू देने का प्रयास किया है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस और